नमस्कार। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य, चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज मैं आपको द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में से मुग़ल चित्रकला या मुग़ल चित्रशैली पढ़ाने जा रही हूँ। मुग़ल चित्रकला का जन्म, उत्थान एवं पतन मुग़ल साम्राज्य के जन्म, उत्थान एवं पतन के साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे जैसे मुग़ल सल्तनत का उत्थान बढ़ता गया, वैसे वैसे मुग़ल चित्रशैली का भी उत्थान होता गया। महान विजेता तथा संहारक तैमूर की छठी पीढ़ी में बाबर का जन्म हुआ। बाबर के वंशज मुग़ल कहलाए। मुग़लों का उद्देश्य कला की पुनीत धाती को समाप्त करना नहीं था, अपितु भारत में अपने अस्तित्व की जड़ें जमाना था। कला प्रेम उनकी रगों में कूट कूट कर भरा हुआ था। इस्लाम के कटु निषेध के बावजूद भी उनका कला प्रेम कम नहीं हो सका। प्रकृति का मोह और सौंदर्य दर्शन की भावना का समावेश उनके स्वभाव में जन्म से ही था। बाबर और जहांगीर के संस्मरणों को पढ़कर ज्ञात होता है कि वह अपने सुख और आत्म शांति के लिए कई घंटों तक बैठकर प्रकृति का रसास्वादन किया करते थे। अकबर तो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान बुद्धि का माध्यम मानते थे, इसलिए ऐसे लोगों से नफरत भी करते थे जो चित्र के प्रति आस्था नहीं रखते थे। शाहजहां अकबर पहले शासक थे जिन्होंने प्रसुप्त भारतीय चित्रकला को पुनर्जीवित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हालांकि भारत में मुग़लों के पैर जमने से पूर्व राजस्थान व गुजरात में चित्रकला ने नवीन स्वरूप धारण कर लिया था। राजस्थान में भी लघु चित्रशैली पनपने लगी थी। समस्त रजवाड़ों की अपनी अपनी उपशैलियाँ होने लगी थी। हुमायूं के आगमन से इस चित्र क्रांति में एक नए आयाम का उदय हुआ, जिसका प्रभाव अकबर कालीन कला पर भी उजागर होता है। मुग़ल कालीन चित्रकला में दो प्रकार की शैलियों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, एक तो भारतीय और दूसरा ईरान। क्योंकि मुग़ल शैली में बहुत सारे चित्रकार जो है वो बाहर से आए थे, ईरान से आए थे, तो इसलिए वो अपने साथ ईरानी प्रभाव लाए और यहाँ भारत का अपना प्रभाव था, तो दोनों प्रभाव मिलकर भारतीय और ईरान दोनों का प्रभाव मुग़ल चित्रों में दिखाई देता है। अतः सौंदर्य की अभिव्यक्ति जिन चित्रों में दर्शित है उनमें भारतीय शैली को अपनाया गया और बाहरी सौंदर्य का अभिव्यंजन ईरानी शैली के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार भारतीय शैली के चित्रों में भावना की प्रधानता और ईरानी शैली के चित्रों में उत्तम रेखांकन का समावेश हुआ है। शहंशाह जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल कला के क्षेत्र में एक महान परिवर्तन यह देखने को मिलता है कि इससे पूर्व जो विदेशी प्रभाव की मात्रा थी, जो ईरानी प्रभाव था, जो कि अकबर और बाबर के समय हमें दिखाई देता है, वह जहांगीर के समय पूर्णतया समाप्त हो गया था। इसलिए जहांगीर के युग में निर्मित अधिकांश चित्र विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप दिखाई देते हैं। इसीलिए जहांगीर का समय चित्रकला के लिए स्वर्ण काल का समय भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि समस्त मुग़ल बादशाह के दरबारों में आदि से अंत तक हिंदू चित्रकारों की अधिकता अधिक रही है, किंतु जहांगीर के बाद मुग़ल चित्रकला की उन्नत स्थिति शिथिल पड़ गई। यद्यपि इस दिशा में शाहजहां ने शक्ति भर यत्न किया, लेकिन शाहजहां के समय स्थापत्य पर ज़्यादा जोर दिया गया था। उसी समय का बना हुआ ताजमहल, लाल किला, फिर भी इस कला संसार को वह आगे ना बढ़ा सका। औरंगजेब के कठोर शासन ने कला की समान धाती को सर्वथा नष्ट कर दिया और मुग़ल शैली क्षीण हो गई, धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब हम डिटेल के अंदर बाबर, अकबर आदि के समय जो कला ने विकास किया उसको देखेंगे। बाबर का समय 1526 से 1530 ईस्वी रहा। भारत में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक तैमूर के पुत्र बाबर रहे।
पानीपत विजय ने उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। बाबर व उनके पुत्र हुमायूं ने दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया, धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया और 1530 में बाबर की जीवन लीला समाप्त हो गई। बाबर एक वीर तथा साहसी योद्धा थे। भारत आते समय जितनी नदियाँ पड़ती थी उन्होंने उस सब को तैरकर पार किया। घोड़े पर दिन भर की यात्रा करने के बावजूद भी उन्हें थकान नहीं होती थी। प्रकृति से बाबर को बड़ा प्रेम था। तुर्की फारसी भाषाओं का विद्वान बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। हुमायूं का समय 1530 से 1556 ईस्वी रहा है। हुमायूं बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे। हुमायूं को इतिहास, धर्म, साहित्य तथा काव्य में अच्छी योग्यता एवं दक्षता थी। वह कुशल घुड़सवार एवं एक महान योद्धा थे। 1530 में बाबर की मृत्यु होने के बाद वे दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन उन्हें ये खोना पड़ा। दिल्ली का सिंहासन कुछ समय बाद खोना पड़ा। अनेक संघर्षों के पश्चात 1545 ईस्वी में काबुल तथा कंधार पर उन्होंने अधिकार कर लिया। धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाकर फिर 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1556 की ईस्वी में पुराने किले की पोथी खाने की सीढ़ियों से पैर फिसल जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की रुचि चित्रकला में बहुत अधिक थी। वह अपनी यात्राओं में अपने संग सचित्र पुस्तकें रखते थे। उसके कई साथी चित्रकार भी उसके साथ यात्रा करते थे, जिनसे वो समय समय पर अनेक चित्र बनवाया करते थे। कहीं पर भी वो आवागमन के समय कहीं कोई सुंदर पक्षी या सुंदर दृश्य को देखते तो अपने चितेरों से उसका चित्र अवश्य बनवाते थे। जब वे अपने प्रवास काल में ईरान पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के दो प्रमुख चित्रे मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुस समद को अपने दल में आमंत्रित कर लिया और वे उनके साथ भारत आ गए। हुमायूं के पुत्र अकबर ने भी चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं से ली। अब्दुस समद के यहाँ बने चित्रों की गुलशन एल्बम गुलिस्ता महल पोथी खाना तेहरान में सुरक्षित है। हुमायूं ने इसके अतिरिक्त दास्तान हमजा के चित्र भी बनवाने शुरू किए, जिसे अकबर ने पूर्ण करवाया। हुमायूं का जीवन विपत्तियों में बीता। हालांकि हुमायूं शब्द का अर्थ है भाग्यवान, परंतु जीवन भर दुर्भाग्य से ही उनकी आंख मिचौली चलती रही। आप देखिए अकबरनामा की कृति, इसे मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। आप गौर से देखेंगे तो इसमें जिस तरह के पहाड़ बने हुए हैं, जिस तरह के टेंट में सलवट आपको दिखाई देती है, पगड़ी, ड्रेस, वेशभूषा आदि सभी में आपको मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब हम कल अकबर एवं जहांगीर की चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।